हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायमंड लर्निंग। लास्ट टाइम क्लास 12th के अंदर हमने मेंडल वाले चैप्टर के अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। उससे नेक्स्ट हम लोग बेटा आज बात करेंगे, क्योंकि हमने मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों के बारे में बात कर ली है। तो नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आएगा वो मेंडल की तीनों लॉ डिस्कस करने का आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको तीनों के तीनों लॉ लिख दिए हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा क्या कहता है, आउट ऑफ द टू फैक्टर्स और एलील्स, ठीक है, एलील्स हमने कहा था डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होती हैं, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर, उसमें से क्या होगा, ओनली वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। ठीक है, और जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करती है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और जो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाती, विच डजंट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉरी, रिसेसिव एलील बोलते हैं। ये मैंने आपको टर्म्स में भी कहा था कि जब टर्म्स याद करेंगे तो उसके लिए भी मैंने आपको कहा था ये आपको बात याद रखनी है। हमने वहाँ पर किया था डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, जो है अपने असर को क्या करता है, शो करता है, एक्सप्रेस कर लेता है अपने इफेक्ट को, वो डोमिनेट कर जाता है, उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, और जो नहीं कर पाता उसको रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो सेम ये लॉ, पहला लॉ मेंडल ने इसी बात के ऊपर ही दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग वैलिडेशन देखते हैं तो मेंडल के फर्स्ट जो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करते हैं, जिसमें मैंने देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी के बारे में। ठीक है, तो जब F1 जनरेशन हमारी प्रोड्यूस हुई थी तो मेंडल ने क्या देखा था, उसके अंदर मेंडल ने ये देखा था कि कैपिटल टी जो है वो अपने आप को दूसरे के ऊपर पूरा डोमिनेट कर जाता है, और F1 के अंदर सारे के सारे टॉल प्लांट आते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं जो मेंडलिज्म के थे, उनमें हमें ये लॉ जो है वो पूरी तरीके से क्या दिखता है, प्रूव होता दिखता है। सेकेंड लॉ हमारे पास में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है मेंडल का। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, मतलब एक दूसरे से अलग होना। ठीक है, तो इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा, द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर डू नॉट गेट मिक्सड बट रिमेन डिस्टिंक्ट और एंड सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सो दैट अ गैमीट कैरीज ओनली वन गैमीट। इसका भी हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ही देख सकते हैं। भाई जैसे हमारे पास में क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं, सेग्रीगेशन कहती है सेपरेशन होना। ठीक है, गैमीट है, गैमीट बनेंगे तो गैमीट बनने की जो प्रोसेस होती है वो आपको पता क्या है, थर्ड चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन का जो आता है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर आपने गैमेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा होगा। इवन प्लांट्स के अंदर भी आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। उसके अंदर आपने क्या देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे म्योसिस चलती है, और म्योसिस क्या करती है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देती है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देती है तो उस केस में एलील जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और यही उसका सेकेंड लॉ था कि दो फैक्टर जो होते हैं वो वैसे तो एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते हैं, डिस्टिंक्ट रहते हैं, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सो गैमीट जो होता है उसके पास में सिर्फ एक ही एलील बचती है। तो यहाँ पर कैपिटल टी में सिर्फ एक ही टी आगे जाता था, ये मैंने आपको पहले करवाया है। ठीक है, याद है। थर्ड लॉ हमारे पास में जो बचता है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स, दिस लॉ स्टेट्स that alleles of different characters assort independently of one another। assort का मतलब है सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली। कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, अभी मैंने बताया। एंड गेट रैंडमली रीअरेंज इन द ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा गैमीट्स आपस में जब फर्टिलाइज करते हैं तो ठीक है, F1 जनरेशन अगर बना रहे हैं हम लोग तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी वैसे तो अलग हो गया, स्मॉल टी वैसे तो अलग हो गया, लेकिन जब दोनों एक ही ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके आता था F1 जनरेशन के अंदर, उसका असर टॉल नज़र आता था। लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को असॉर्ट कर लिया। लेकिन इसका जो वैलिडेशन है, प्रॉपर वैलिडेशन, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब आप कहोगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कैसे एप्लीकेबल होगा, तो सुनो, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए इसलिए एप्लीकेबल होता है क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ एक टाइम पे एट ए टाइम स्टडी करते हैं।
उस केस के अंदर F1 जनरेशन के अंदर हमें रिजल्ट जो कुछ देखने को मिलता है, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर हम जब उसका पूरा का पूरा 16 पुनेट स्क्वायर का बॉक्स बनाते हैं तो उसमें आप देखते हो कि उसमें हर एक, चाहे वो कैपिटल R था, चाहे वो स्मॉल r था, चाहे वो कैपिटल Y था, चाहे स्मॉल y था, डायहाइब्रिड क्रॉस में उसमें हर एक एलील अपने आप को क्या करता है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर लेता है, प्लेस कर लेता है सेग्रीगेट करके, और उसका असर कहीं ना कहीं शो होता है। इसी वजह से ही हमें उसके अंदर क्या मिलते हैं, चारों तरीके के क्या मिलते हैं, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उसमें आपके पास में राउंड के साथ में येलो भी आया था, राउंड के साथ में ग्रीन भी आया था, रिंकल्ड के साथ में भी येलो मिला था, रिंकल्ड के साथ में ग्रीन भी मिला था, बिकॉज हर एक जगह पर वो अपने आप को क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा है। और यही हमारा थर्ड लॉ मेंडल का कहता है। ठीक है बेटा, तो ये तीनों लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने बिल्कुल लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे इसके अंदर वो करेंगे मल्टीपल एलील और पॉलीजीन्स एंड प्लियोट्रोपिक जीन्स के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक बचा हमारे पास में है मल्टीपल एलील्स। तो अभी तक आपने देखा है कि कोई भी अगर एक जीन है जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो उस जीन के डिफरेंट जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम लोग एलील्स बोलते हैं, और एक जीन के सिर्फ 2 एलील हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमें ऐसे भी देखने को मिलती हैं जिनके अंदर एक ही जीन के हमें मल्टीपल एलील्स देखने को मिलते हैं, 2 से ज़्यादा एलील देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी फिनोमेनन को हम लोग मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। तो मल्टीपल एलीलिज्म के अंदर जो मेन एक हमारी डोमिनेंट कैरेक्टर वाली या डोमिनेंट इफेक्टर जो है, उसका असर इफेक्ट को कंट्रोल करने वाली जो जीन होती है उसको हम लोग जो है या तो हमारे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम उसको क्या करते हैं, प्लस के साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एलील की हमें बहुत सारी एग्जांपल्स देखने को मिल जाती हैं। एक एग्जांपल हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर ब्लड ग्रुपिंग की थी ह्यूमन बींग्स के अंदर, और उस एग्जांपल में हमने कहा था कि ये हमारे को डोमिनेंस प्लस मल्टीपल एलीलिज्म दोनों की एक एग्जांपल है। ठीक है, तो उसके अंदर बेटा हमने क्या देखा था, ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हमने कहा था कि जो एलील्स कंट्रोल करती हैं हमारे ब्लड ग्रुपिंग को वो होती हैं कैपिटल IA, कैपिटल IB एंड स्मॉल i। ठीक है, और इन जीन्स को हम LA, LB और LO से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर इस L का मतलब है लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर जिसने ब्लड ग्रुपिंग को सबसे पहले डिस्कवर किया था, उसके डिस्कवरी के नाम से हम इसको L लेटर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो I लेटर है वो इनकी क्या करता है, आइसो एग्लूटिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनकी आइसो एग्लूटिनेशन। क्लियर है बच्चा? तो इसके अंदर देखो हमने पहले भी एग्जांपल करी थी हमारे चैप्टर के अंदर कि अगर कैपिटल I और कैपिटल IAB जो हैं ये दोनों एक साथ में प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर ये कोडोमिनेंस भी शो करेंगे। ठीक है, और अगर कैपिटल IA के साथ में स्मॉल i होती है तो फिर उसका रिजल्ट क्या मिलता है, A ब्लड ग्रुपिंग आती है। ठीक है, अगर कैपिटल IB के साथ में स्मॉल i आती है तो हमें B ब्लड ग्रुपिंग मिलती है। लेकिन जब दोनों ये एक साथ में प्रेजेंट होते हैं तो फिर हमें ब्लड ग्रुपिंग AB देखने को मिलती है। ठीक है, तो कोडोमिनेंस भी है और यहाँ पर एक जीन के 3 अलग अलग फॉर्म है, तो मल्टीपल एलीलिज्म की भी ये एग्जांपल मिलती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल देखो हमारे पास में बच्चा क्या आएगी, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमें देखने को मिलती है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल है आई कलर इन ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला आप जानते हो। ठीक है, ये ड्रोसोफिला जो है इसके अंदर हमें कुल टोटल 15 एलील्स मिल जाती हैं एक ही जीन की जो आई के कलर को कंट्रोल करती है। ठीक है, कितनी मिलती हैं, 15 एलील्स मिलती हैं। तो इसमें
ड्रोसोफिला के अंदर जो वाइल्ड या फिर नॉर्मल रेड कलर की आइस के ड्रोसोफिला होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, या फिर उसको स्मॉल w के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ में प्लस का साइन लिखकर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है, डोमिनेंट इसकी एलील है कैपिटल Y। तो नॉर्मल ये वाइल्ड रेड कलर जो है डोमिनेट करता है सबके ऊपर और वो इस एलील से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका जो रिसेसिव कलर होता है आइस का, रिसेसिव वाइट आई कलर, तो उसको सिंपली हम लोग लिख देंगे यहाँ पर स्मॉल w से, क्योंकि उसको रिसेसिवनेस को हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब इसके अलावा जितने भी इंटरमीडिएट कलर्स आते हैं इसके अंदर, वो सब इसकी जो है 13 बाकी एलील्स बचती हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसके अंदर वैसे सारी की सारी 13 एलील्स तो हमें नहीं करनी है, लेकिन इसके अंदर कुछ 5-6 एलील्स ऐसी हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जिनके बारे में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, चाहे नीट नहीं है, बाकी और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जो बायोलॉजी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी तैयारी करते हैं कैंडिडेट्स, तो उनके लिए भी ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। और वो कौन कौन सी एलील हैं कुछ यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले WI, ये कलर आता है आइवोरी कलर के लिए। ठीक है, उसके बाद में आइवोरी के बाद में है WBF, और ये इसके अंदर बफ कलर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में WCH, ये इसके अंदर चेरी कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में चेरी कलर के बाद में हमारे पास में आता है BL, जो ब्लड, ठीक है, तो बिल्कुल रेड कलर नहीं है लेकिन ब्लड के जैसा कलर होता है, वो इसके कारण आता है। WE रिप्रेजेंट करता है ईओसिन कलर को, और W और उसके ऊपर स्मॉल w, ये वाइन कलर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास में 6 ऐसे एलील्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा बेटा थर्ड एग्जाम्पल हम जो एक और कर लेते हैं, इसके अंदर थर्ड एग्जाम्पल मल्टीपल एलिज्म की आती है, वो आती है कोट कलर इन माइस। ठीक है, तो इसके अंदर वैसे कोट कलर जो होता है माइस के अंदर, वो कंट्रोल किया जाता है इसकी 4 एलील्स के थ्रू, जो हैं कैपिटल C, कैपिटल CH, कैपिटल CH एंड स्मॉल c। ठीक है, तो इनके अंदर जो डोमिनेंट कलर होता है तो वो तो रिप्रेजेंट किया जाएगा इसकी कैपिटल C से। ठीक है, डोमिनेंट जो होता है ग्रे कलर वो कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ डोमिनेंट ग्रे कलर या वाइल्ड ग्रे कलर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल C से। उसके बाद में CH और CH, ये इसके अंदर जब होगा कॉम्बिनेशन तो इसका कोट कलर आएगा सिल्वर ग्रे। का जो लाइट ग्रे कलर आएगा, लाइट ग्रे कलर इसका आता है CH से या फिर CH से, वो इसका लाइट ग्रे कलर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट कलर इसका जो आता है वो आता है हिमालयन कलर, और हिमालयन कलर इसका जो आएगा वो या तो आएगा CH के कॉम्बिनेशन से, या फिर आएगा CH और स्मॉल c के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, और इसका जो रिसेसिव कलर है स्मॉल c के कारण आने वाला, वो कलर इसका होता है एल्बिनो कलर। क्लियर है। तो ये 3 एग्जांपल्स बच्चे हमारे पास में हैं इस मल्टीपल एलिलिज्म की। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो हमारा है प्लियोट्रॉपी। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारा जो है वो है प्लियोट्रॉपी, यानी कि प्लियोट्रॉपिक जीन्स।
तो प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिक जीन्स पैदा कौन सी होती हैं? ये वो होती हैं जिसमें एक जो सिंगल जीन है वो मोर देन वन कैरेक्टर्स को इफेक्ट करती है। उसका मतलब है कि वो एक से ज़्यादा असर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर शो करती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। व्हेन वन सिंगल जीन expresses multiple effects, उसको बोलते हैं हम लोग प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी की हमें बहुत एग्जाम्पल मिल जाती हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल जो प्लियोट्रॉपी की हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि पी प्लांट के अंदर जो जीन फ्लावर के कलर को कंट्रोल करती है, तो वही सेम जीन फ्लावर कलर के साथ साथ में सीड की जो शेप होती है उसको भी इफेक्ट करती है, ठीक है। और एक्सिलरी पोजीशन पर रेड स्पॉट्स होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करती है। तो एक सिंगल ही जीन है, वो फ्लावर कलर के साथ में इन दो कैरेक्टर्स को भी साथ में क्या करती है? अफेक्ट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलती है ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला में क्या होता है? ड्रोसोफिला के अंदर जो जीन इसके विंग साइज को कंट्रोल करती है, तो वो विंग साइज के साथ में और किन किन कैरेक्टर को कंट्रोल करती है? वो इसके साथ में इसके आई कलर को भी इफेक्ट करती है, वो इसके जो बैलेंसर्स होते हैं उनकी शेप को भी कंट्रोल करती है, वो इसकी ब्रिसल्स की शेप को भी कंट्रोल करती है, उसके साइज़ को भी कंट्रोल करती है, वो इसकी फर्टिलिटी को भी कंट्रोल करती है एंड वो इसकी लॉन्गेविटी को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। तो एक ही जीन है, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ में क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा ड्रोसोफिला के अंदर एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हम पी के अंदर एक और देख सकते हैं, पी प्लांट के अंदर ही, कि इसके अंदर जो स्टार्च का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो स्टार्च का सिंथेसिस कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर कैपिटल बी और स्मॉल जीन्स का हम लोग जब इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, तो जब कैपिटल बी और कैपिटल बी जीन्स के एलील्स प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइम पे साइज ऑफ ग्रेन्स क्या आता है? वो आता है लार्ज, ठीक है। स्मॉल बी के कारण उनका साइज जो आता है वो बहुत स्मॉल आता है और इसके कारण इंटरमीडिएट साइज आता है। अब इसी के साथ में स्टार्च सिंथेसिस के टाइम पे ना सिर्फ इसके साइज को कंट्रोल करती है, बट ये वाली जो जीन्स हैं ये इसके अंदर इसकी एक और चीज़ को भी कंट्रोल करती हैं, और वो चीज़ कौन सी होती है? और वो चीज़ होती है इनके सीड्स की शेप, ठीक है। कैपिटल बी और कैपिटल बी वाले जो सीड होते हैं वो नॉर्मली राउंड होते हैं, स्मॉल बी वाले जो सीड हैं वो नॉर्मली रिंकल्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इनकी बात करते हैं जो इंटरमीडिएट साइज के हैं, ठीक है, तो इनकी शेप जो है, इनकी शेप कई बार तो क्या आती है? वो रिंकल्ड आ जाती है, ये एलील्स प्रेजेंट होने के साथ। कई बार ही इनकी शेप जो है वो राउंड भी आ जाती है, ठीक है। तो वो इसी के कारण होता है कि ये एलील्स अपने साथ में कौन से कैरेक्टर को, इसके शेप के कैरेक्टर को किस तरीके से इफेक्ट करेंगी वो हमें नहीं पता है। तो जैसे भी जिस भी तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है तो उस हिसाब से ही इसके अंदर इसकी शेप भी है जो है साथ साथ के कंट्रोल होती है, ठीक है। तो तीन ही एग्जांपल जो है हमने इसके अंदर बेटा प्लियोट्रॉपी की करी हैं, ठीक है। आई होप ये आपको आज के टॉपिक जो है सारे समझ में आ चुके होंगे। तो बेटा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जो है वैसे मैंने अभी तक कभी अपनी वीडियोस में नहीं बोला है,
तो चैनल के बेटा ज़रूर सब जने लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ। आप सभी का जो धन्यवाद है, थैंक यू है सबका आपका हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।